हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है कैलकुलस विधि या समाकलन विधि से गति के समीकरण। क्लास 11th फिजिक्स में गति के तीनों समीकरण, जो आपका पहला समीकरण है v बराबर वी जीरो प्लस ए टी, दूसरा s बराबर वी जीरो टी प्लस ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाता है वी स्क्वायर बराबर वी जीरो स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण हम एक साधारण विधि से भी कर चुके हैं, फिर ग्राफी निरूपण से कर दिए। अब आज हमारा कैलकुलस मेथड है, अर्थात ये जो इंटीग्रेशन मेथड समाकलन विधि, इससे करेंगे तीनों समीकरण एक ही साथ, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आज के बाद दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। एक ही वीडियो में कंसेप्ट क्लियर। शुरू करें तो यहां पर वस्तु का वेग लेकर चलेंगे। कोई वस्तु गतिमान है, गति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रारंभिक वेग भी होगा, तो प्रारंभिक वेग हम इसका v0 मानकर चलेंगे। कुछ समय पश्चात उसका वेग बदलेगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पहले आप धीरे गति से स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से, इसके बाद कुछ देर बाद आप 4 नंबर का गियर लगाए और फिर गाड़ी की वेग जो है बढ़ जाती है, तेजी गति से चलने लगती है, फिर उसका वेग कहीं ना कहीं v हो जाता है। अब वेग में परिवर्तन हुआ, पहले कुछ और वेग था, बाद में कुछ और वेग हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ और वेग में परिवर्तन की दर को हम बोल देते हैं त्वरण। तो भैया एक समान त्वरण स्मॉल ए है, ये मानकर चल रहे हैं। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल ए से सरल रेखा में गति कर रही है, क्षण टी पर उसका वेग भी हो जाता है। कितना हो जाता है? भी हो जाता है। प्रारंभिक वेग भी 0 मानकर चलेंगे। तब वस्तु का त्वरण आप लोग बताओगे। तब लिखा है वस्तु का त्वरण, लेकिन अब काटूंगा नहीं, वस्तु का त्वरण। ठीक है, काटना है तो फिर इतना काट दिया करो, लिखते समय इतना याद रखो। ठीक है, वस्तु का त्वरण क्या कहता है? त्वरण क्या कहता है? वेग में परिवर्तन। वेग हम dv मानते हैं, अल्प सूक्ष्म, और dt हम मान लेते हैं, समय मान लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, आपने तात्क्षणिक त्वरण पढ़ा, फिर एक निश्चित सीमा पर पढ़ा, अवकलित, वेग का अवकलित रूप ही त्वरण है, ये चीज भी पढ़ा। नहीं पढ़ा तो इसके पहले के वीडियो देखो, क्रम से यदि आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो भैया रटना पड़ेगा, या कि याद कर लो a बराबर dv/dt। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि dt यहाँ डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो dv बराबर निकल कर आएगा a dt। इसको आप एक समीकरण के रूप में दे दो, जरूरत पड़ेगा। ठीक, अब हमने कहा कि प्रारंभिक समय में उसका वेग v0 और t समय पश्चात वेग भी है। यदि मैं कह दूं वस्तु का प्रारंभिक समय में, वस्तु का प्रारंभिक समय यानी t बराबर 0 पर वेग कितना है? v0 है, तथा t समय पश्चात या बाद वस्तु का वेग भी है। कितना है? v है। ठीक है, क्लियर है। इन सीमाओं या इस सीमा में समीकरण एक का समाकलन करने पर जी सर समाकलन कर देते हैं। समाकलन का चिन्ह ये होता है, dv है समीकरण एक, इधर a dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तैयार करो। वेग यहां पर लिमिट लेकर चलेंगे, सीमा बोला है, लिमिट कहां से? प्रारंभिक वेग कितना था? v0, अंतिम वेग कितना हो गया? v हो गया। लिमिट लेकर चलना पड़ेगा। यहां पे समय, प्रारंभिक समय 0 और बाद में कितना समय लग गया? t समय हो गया। लिमिट लेकर चलना पड़ेगा। यदि लिमिट नहीं लगाएंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। यदि यहां से मैं a बाहर ले लूं, a कांस्टेंट है, तो 0 से t और यहां पर हो गया dt। अब आपको दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी सर? ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो सर? कि दिक्कत होगी, ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा मत पढ़ाओ। अरे हम पढ़ाएंगे, देखना जरा। 1 dx है, इसका समाकलन x हो जाएगा। 1 dy है तो 1 का समाकलन y हो जाएगा। 1 dz है तो इसका समाकलन z हो जाएगा। 1 का समाकलन 1 है और dv है तो इसका समाकलन भी हो जाएगा। 1 है dt है, इसका समाकलन
टी हो जाएगा। आपका एक है डी ए है तो इसका समाकलन ए हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन उसी का रूप हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यानी एक का समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स ही होगा। ऐसे में कह रहा हूं कि यहां तो एक दिख नहीं रहा भाई साहब, एक नहीं दिख रहा। अरे सर एक तो सबके साथ रहता है, वो बिल्कुल आवारा तत्व है भाई साहब, आवारा है, वो सबके साथ छिपा रहता है। तो मैं कह रहा हूं एक छिपा है तो फिर आपका डी भी है तो यहां पर भी हो जाएगा समाकलन। जी सर, ऊपर भी नीचे भी जीरो। ये लिमिट है, कहां से आए? अपने मामा के घर से आ गए। अरे वाह, एक का समाकलन यहाँ टी हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ऊपर वाले को उच्च सीमा, नीचे वाले को निम्न सीमा कहते हैं। रखो आगे, पहले ऊपर वाला फिर माइनस करके नीचे वाला। ऐसे प्यारे बच्चों यहां भी पहले टी रख दो, ऊपर वाला और फिर नीचे वाला। ये लिमिट रखना होता है बीच में माइनस लगाकर। भी माइनस भी जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये भी जीरो माइनस में है, जरा पक्षांतर कर दो, प्लस में हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर प्लस में तो होता है, हमने पढ़ा था बचपन में। तो फिर यही आ गया और यही गति का पहला समीकरण है। यही गति का कौन सा समीकरण है? पहला समीकरण है। इसके बाद आपको दूसरा समीकरण व्युत्पत्ति करना है, यानी सिद्ध करना है। हमारा दूसरा समीकरण है s बराबर वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर आपका u भी हो सकता है। मैंने पहले भी बताया कि किसी किसी बुक में आपका प्रारंभिक वेग u लेकर चलता है, किसी बुक में आपका वी जीरो लेकर चलता है, तो कंफ्यूज नहीं रहना। ठीक है, क्लियर है? आपका वी जीरो है प्रारंभिक वेग, u भी होता है तो प्रारंभिक वेग होता है। वही लेकर चलेंगे कि माना कोई वस्तु है, एक समान त्वरण से गतिमान है, इसकी दिशा कहाँ? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे चल रहा है मतलब विस्थापन जो होगा एक्स अक्ष पे होगा। विस्थापन मतलब एक्स अक्ष पे होगा, यानी कोई वस्तु चल रहा है तो उसका विस्थापन एक्स हम मानकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इतना ध्यान रखिएगा, समझ में आएगा जब बेसिक चीज आपको क्लियर रहेगा। टी समय पश्चात उसकी स्थिति एक्स हो जाती है और वेग भी हो जाती है। तब यदि मैं कह दूं वेग, तब यहां पर लिखा है वेग आपका v होता है और वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी समय के साथ कितना विस्थापन बदल रहा है, कितना दूरी बदल रहा है, ये विस्थापन आ गया। यहां तक क्लियर है? यदि मैं पक्षांतर कर दूं, ये आपका डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx बराबर v dt हो जाएगा। गति का प्रथम समीकरण आपने प्रूव ही किया है कि v बराबर कितना होता है? v जीरो प्लस ए टी और यहां पे dt। यदि समझ में नहीं आता, चूंकि v बराबर v जीरो प्लस ए टी, शॉर्टकट में लिख दिया ताकि ये समझना चाहिए ना आपको कि ये कहां से आ रहा है। डाउट नहीं होना चाहिए कि सर अपने मनमानी रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? इस समीकरण के लिए आपका पहला समीकरण है, जरूरत पड़ सकता है ना, इसलिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया हूं, डायरेक्ट। अब मैं जब भी बात करता हूं गति के लिए तो प्रारंभिक समय रहता होगा कि कोई प्रारंभिक समय से गतिमान है, कुछ समय पश्चात उसका वेग भी बदल रहा होगा। तो माना टी बराबर जीरो पर, यानी टी बराबर जीरो यानी समय जीरो पर वस्तु की स्थिति। अब स्थिति परिवर्तन x है तो प्रारंभ में x जीरो रहा होगा। ठीक है, इतना। इसी प्रकार यदि समय बदलता गया तो वस्तु आगे भी जाता जाएगा, उसका वेग बदलता जाएगा। इसी प्रकार समय जो है t बराबर t पर, यानी प्रारंभिक समय जीरो था तो वस्तु की स्थिति x जीरो, t समय पश्चात वस्तु की स्थिति बोलते चलता हूं, लिख लेना यदि लिखा समझ में न आए। इतना। इन सीमाओं के अंतर्गत, सीमा है ना, प्रारंभ में x जीरो बाद में x हो गया, प्रारंभ में समय जीरो था टाइम t हो गया। इन सीमाओं के अंतर्गत इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 का समाकलन करने पर मैंने पहले भी बताया समाकलन करना ही है आपको। कर दो समाकलन,
कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इधर समाकलन करो, v0 प्लस at और dt हो जाएगा। अब आगे देखो जरा, इनको अलग अलग हम समाकलन करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे। कैसे, यहां पर dx रहने दो, कंडीशन लगा दो, कंडीशन लगा दो। कंडीशन कैसे लगाओगे, यहां पे जो स्थित था x0 फिर x हो गया, यहां टाइम से तो पहले t बराबर 0 था, फिर आपका t बराबर t हो गया, मतलब x 0 से x तक, इधर आपका हो जाएगा 0 से t तक। देखो जरा अलग अलग कर देते हैं, v0 dt, जी सर, फिर यहां पर at dt, और भैया 0 से t ही है। प्रारंभ में समय 0 था, कुछ समय पश्चात उसका समय t हो गया। यहां पर यदि इसका समाकलन मैं कर दूं, इसका समाकलन कर दूं, तो समाकलन हो जाएगा, एक का समाकलन मैंने बता ही दिया पहले से, x के सापेक्ष x होगा, आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट, कोई दिक्कत। v0 बाहर ले लो तो बचेगा एक बचेगा कि नहीं, और dt, ठीक है सर। यहां पे a बाहर ले लो तो बचेगा 0 से t, यहां पर t dt हो जाता है, dt। अब देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा, एक का समाकलन t के सापेक्ष t ही होगा, v0 t ही होगा, यहां निम्न से उच्च कर दो, ये t का t स्क्वायर बटे 2, ये a है तो a, 0 से t हो गया। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कहां से आ गया सर, समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। x माइनस x0 यहां पे रहने दो, ठीक है, ये आपका विस्थापन होगा। यहां पे आपका जब यहां पे t रखोगे तो आपका t ही आएगा, 0 से कोई लेन देन है नहीं। यहां भी आप जब t रखोगे तो t आएगा, 0 से कोई लेन देन है नहीं, तो 1/2 है सर, जी हाँ, at स्क्वायर। अब चूंकि x माइनस x0 बराबर s वस्तु का विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन। अब इसमें जो बीच में डाउट है मैं सब क्लियर करूंगा। s बराबर कितना हो जाएगा, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है, गति का दूसरा समीकरण है, यही गति का दूसरा समीकरण है। अब डाउट क्या है, जैसे मेरी बात करूं x का समाकलन, तो जब समाकलन होता है तो पावर में 1 जोड़ो और नीचे भी 1 जोड़ दो, तो x स्क्वायर बटे 2। इसी प्रकार यहां पर t का समाकलन हो गया तो t स्क्वायर बटे 2 हो गया, ठीक है। पावर में भी 1 जोड़ दो, नीचे भी 1 जोड़ दो, जो भी पावर में रहे उससे। और यहां पर अपर लिमिट करके माइनस करके लोअर लिमिट लिखते हैं, लेकिन आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे 0 रखेंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 में वही आएगा जो हम करना चाहते हैं। ओके, समझ में आया भाई साहब। अब हमारा दूसरा समीकरण हो गया प्रूफ। अब बात करेंगे तीसरे समीकरण की। तीसरे समीकरण में भी वही माना कि कोई वस्तु है, एक समान त्वरण से गतिमान है, ठीक है, उसका वेग कितना भी है, ठीक है, स्थिति x है। तो तीसरे समीकरण के लिए चलते हैं। आपका सिद्ध क्या करना भैया, आपको v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बराबर 2as की व्युत्पत्ति करनी है। जो मैंने बोला अभी, माना कोई वस्तु है, एक समान त्वरण से गतिमान है, समय t पर उसका वेग v है और स्थित x है, x अक्ष पे चल रहा है, x है। अब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तब a बराबर मैं कह दूं dv अपॉन dt। अच्छा, यहां पे x का कंडीशन लगाना है यार, वेग है यहां पर, इसको हम स्थिति में बदलना चाहते हैं, इसको हम स्थिति में बदलना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको देखिएगा जरा, थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे dv है, इस dv को dv रहने दो, ठीक है, बटे में ये dt है, dt को dt रहने दो। ओके, एक काम करते हैं, ऊपर भी dx और नीचे भी dx, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और आपने पढ़ा कि सर, हमने तो पढ़ा था कि जो आपका dx अपॉन dt ये कहलाता है वेग, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था। ओके सर, आगे यदि हम करें तो इसका यदि पक्षांतर कर दें, इसका पक्षांतर करें तो a dx हो जाएगा इधर, और इधर b dv हो जाएगा, और इसको आप समीकरण 1 दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वही माना समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति
x0 तथा वेग v0 है। प्रारंभ में समय वेग 0 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार समय बदल जाएगा, वेग भी बदलेगा, स्थिति भी बदलेगा, पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है। प्रारंभ में 0 लगा दिए, कुछ समय पश्चात उसका वेग भी बदल गया, स्थिति भी बदल गया। समीकरण 1 इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, जी सर समाकलन कर देते हैं, a dx और इधर v dv। आपने बताया नहीं सर कि इसको कैसे करना है, तो हम यहां पर x है तो x का प्रारंभ में x0 था, बाद में x हो गया। वेग के सापेक्ष हम dv है तो प्रारंभ में v0 था, बाद में v हो गया। वाह वाह वाह। अब यहां पे जरा जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, x0 x dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा तो x का ही समाकलन हो सकता है, a का समाकलन नहीं हो सकता। v0 से v और ये dv, यहां भी एक है, यहां भी एक है कि नहीं है ना। वाह, यहां पे हम v बाहर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? क्योंकि v के सापेक्ष कर रहे हैं, तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप एक का समाकलन x करोगे, निम्न सीमा x0 से x तक। v का हमने कहा ना, ऊपर भी एक जोड़ो नीचे भी एक जोड़ दो। अब इसका पावर 1 तो है ही है ऑलरेडी, 1 धन 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे a है तो a रहने दो, a x माइनस x0, अपर लिमिट करोगे तो v स्क्वायर बटे 2 और फिर लोअर लिमिट करोगे तो v0 स्क्वायर बटे 2। ठीक, ये 2 है, यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2a x माइनस x0, इधर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। अब चूंकि x माइनस x0 बराबर s है, ये विस्थापन है कि नहीं, है कि नहीं, तो ये आ गया 2as, इसका x हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u0 स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया गति का आपका कौन सा समीकरण, तीसरा समीकरण। इसको यदि आप पक्षांतर कर दो तो ये v स्क्वायर बराबर निकल कर आएगा v0 स्क्वायर प्लस 2as। जी हाँ प्यारे बच्चों, और यही आपका तीसरा समीकरण है, यही आपका गति का तीसरा समीकरण है। और इस प्रकार से आपका समाकलन रूप से, है ना, दूसरा नाम इसका क्या है, कैलकुलस फॉर्म, कैलकुलस विधि से आपका सिद्ध हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।